तो आइए दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है वीकेएस न्यूज में। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो आज है 10 सितंबर 2020 गुरुवार का दिन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी खबर छूटने न पाए। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। महिला कृषक समूह सब्जी उत्पादन कर बन रही आत्मनिर्भर, आगे जानेंगे पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, फिर बदलने वाला है मौसम का मिजाज, अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। रायपुर, छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम बदलने से गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल मौसम विभाग ने 11 और 12 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने बुधवार को भी प्रदेश के कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार बरेली, आजमगढ़, सुपौल और उसके बाद पूर्व की ओर उप हिमालयन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और असम होते हुए नागालैंड तक मानसून द्रोणिका है। इस वजह से आगामी 2 दिनों में मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि 11 और 12 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश रुकी हुई है। आसमान साफ होने की वजह से धूप तेज निकल रही है। पूरे दिन गर्मी और उमस की वजह से लोग बेहाल हैं। हालांकि बुधवार सुबह हल्के बादलों की वजह से सूरज की तीखी धूप से लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन घंटे भर बाद ही फिर से तीखी धूप निकल आई, जिससे लोग गर्मी और उमस की वजह से बेहाल होते नजर आए। पिछले कुछ दिनों से तीखी धूप की वजह से राज्य के ज्यादातर शहरों में दिन का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक वृद्धि दर्ज की गई है। तो आगे खबर है दोस्तों, रायपुर में फीवर क्लिनिक का शुभारंभ करेंगे विकास उपाध्याय। शुरुआती लक्षण वाले मरीजों की पहले हो सकेगी पहचान। रायपुर, छत्तीसगढ़ संसदीय सचिव विकास उपाध्याय प्रदेश के पहले फीवर क्लिनिक का शुभारंभ करेंगे। शुरुआती लक्षण के सभी मरीज समय से पहले ही चिन्हित किए जा सकेंगे। फीवर क्लिनिक की शुरुआत रायपुर पश्चिम के 2 वार्डों से होगी। सर्दी जुकाम की तत्काल जांच की जाएगी। इस क्लिनिक से दवा भी दी जाएगी। आपको बता, छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के रोजाना हजारों मामले सामने आने लगे हैं। रोजाना प्रदेश के अलग अलग जिलों से नए संक्रमितों की पुष्टि हो रही है। वहीं मौत के आंकड़ों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी है। जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में मंगलवार को 2545 नए मामले सामने आए हैं और 615 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं आज 12 और कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। साथ ही खबर है दोस्तों, 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को पेरेंट्स की लिखित अनुमति से स्कूल जाने का मामला। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा, फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं, उच्च स्तरीय चर्चा के बाद होगा फैसला। रायपुर, केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक स्कूल बंद रखे जाने के अपने फैसले के बीच 21 सितंबर से 50% शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मियों को स्कूल बुलाने की अनुमति दे दी है। ऑनलाइन क्लासेस, टेली काउंसलिंग जैसे कामों के संचालन के लिहाज से यह अनुमति दी गई है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को पेरेंट्स की लिखित सहमति से अपनी शंका समाधान के लिए स्कूल आने की अनुमति देने का अधिकार केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि इस पर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। उच्च स्तर पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र के फैसले में 21 सितंबर से 50% शिक्षकों को स्कूल बुलाए जाने की अनुमति दी गई है, जिससे ऑनलाइन क्लासेस ली जा सके। राज्य में पहले से ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को शंका समाधान के लिए पेरेंट्स की लिखित सहमति से स्कूल आने की अनुमति देने का जो अधिकार राज्यों पर छोड़ा है, इस पर फिलहाल विचार नहीं किया गया है। अभी वक्त है, सरकार उच्च स्तर पर चर्चा कर किसी नतीजे पर पहुंचेगी। तो अगली खबर है दोस्तों, सीएम बघेल की अध्यक्षता में कैंप शासी निकाय की हुई प्रथम बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा, आवर्ती चराई योजना में स्वीकृत किए जाए मनरेगा से कार्य। रायपुर, भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को उनके निवास कार्यालय में कैंप शासी निकाय की प्रथम बैठक आयोजित की गई। श्री बघेल ने बैठक में कैंप मद से कराए गए कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2019-20 में कैंप के वार्षिक कार्य योजना के तहत 429 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि खर्च कर विभिन्न रोजगार मूलक कार्यों के जरिए 89.73 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया। वर्ष 2020-21 में कोरोना संकट काल के दौरान 1 अप्रैल से अब तक 219 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि व्यय कर 42.44 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन किया गया।
मुख्यमंत्री ने वनांचल में लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवर्ती चराई योजना और वन अधिकार अधिनियम के तहत मनरेगा में अधिक से अधिक कार्य स्वीकृत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 4,400 गौठानों का निर्माण पूरा हो गया है, जहां बड़ी संख्या में मवेशी डे केयर में रखे जा रहे हैं। यहां बड़ी मात्रा में चारे की आवश्यकता होगी। इसे ध्यान में रखते हुए अभी सितंबर और अक्टूबर माह में वन प्रबंधन समितियों द्वारा हरे चारे की कटाई का कार्य कराया जाए, जिससे लोगों को रोजगार भी मिले और गौठानों में चारे की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर भी उपस्थित थे। इसी के साथ खबर है दोस्तों, महिला कृषक समूह सब्जी उत्पादन कर बन रही आत्मनिर्भर। रायपुर प्रदेश सरकार की नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना के अंतर्गत रायपुर जिले के विभिन्न ग्रामों में निर्मित गौठानों में महिला कृषक समूह आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। ताज़ा फल व सब्जी प्राप्ति के उद्देश्य से सामुदायिक बाड़ियों का निर्माण कर संचालन के लिए महिला समूहों का गठन कर उद्यान विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत सामुदायिक बाड़ियों के महिला सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रकार की ताजी सब्जी भाजी का उत्पादन कर स्वयं के उपयोग के उपरांत शेष साग सब्जी को ग्रामीण बाजार में विक्रय कर लाभ कमा रही है। इन महिलाओं को वर्ष पर्यंत रोजगार मिलने लगा है। इसी योजना के तहत आरंग विकासखंड के ग्राम चपीद में गठित महिला स्व सहायता समूह जय मां चंडी के महिला सदस्यों द्वारा 2 एकड़ के सामुदायिक बाड़ी में बरबट्टी, लौकी, भिंडी, तरोई, कद्दू व अन्य सब्जी का रोपण किया गया है। ग्राम गुल्लू में गठित महिला स्व सहायता समूह जय गंगा मैया द्वारा 2.5 एकड़ तथा ग्राम अकोलीकला में गठित तिरंगा स्व सहायता समूह द्वारा 2.5 एकड़ सामुदायिक बाड़ी में बरबट्टी, कद्दू, भिंडी, लौकी एवं अन्य सब्जी का रोपण किया गया है। बने रहिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो आगे खबर है इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एडमिशन के लिए 10 सितंबर से शुरू होगा काउंसलिंग, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन। भिलाई कोरोना संकट के बीच इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला की राह देख रहे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एडमिशन के लिए 10 सितंबर से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य सहित दुर्ग जिले के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू होगी। फर्स्ट सीट अलॉटमेंट 23 सितंबर को होगा। इस साल 33 इंजीनियरिंग कॉलेजों की 12,021 सीट पर एडमिशन दिया जाएगा। डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की ओर से जारी सूचना के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल इंजीनियरिंग में 3,605 सीटें कम हुई हैं। एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को CGDTA रायपुर, CG स्टेट, गवर्नर इन पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इंजीनियरिंग कॉलेजों में 12वीं के प्रमुख 3 विषयों फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री में प्राप्त कुल अंकों की मेरिट के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। इसी के साथ खबर है विश्वकर्मा पूजा पर होगी उद्योगों फैक्ट्रियों में मशीनों की पूजन। विश्वकर्मा पूजा के दिन उद्योगों, फैक्ट्रियों और हर तरह की मशीन की पूजा की जाती है। विश्वकर्मा देव को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर माना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक हर साल कन्या संक्रांति को विश्वकर्मा पूजा होती है। इस दिन विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। इस 16 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा है। विश्वकर्मा देव को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर माना जाता है। हेमंत प्रसाद मिश्रा ने बताया कि पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही देवताओं के लिए अस्त्रों, शस्त्रों, भवनों और मंदिरों का निर्माण किया था। पौराणिक कथाओं में यह भी कहा गया है कि विश्वकर्मा ने सृष्टि की रचना में भगवान ब्रह्मा की सहायता की थी। विश्वकर्मा पूजा के दिन उद्योगों, फैक्ट्रियों और हर तरह की मशीन की पूजा की जाती है। कलाकार, शिल्पकार और व्यापारियों के नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, आज एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे राफेल विमान, हमेशा के लिए बन जाएंगे सेना का हिस्सा। दिल्ली बहुचर्चित राफेल विमान आधिकारिक रूप से आज वायु सेना में शामिल हो जाएंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्री समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वायुसेना दुनिया के अत्याधुनिक 5 राफेल लड़ाकू विमानों को गुरुवार को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल करेगा। इस दौरान आयोजित होने वाले समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पाली और तमाम सैन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। भारत और फ्रांस के रक्षा मंत्री इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों और सुरक्षा सहयोग के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। राफेल को वायु सेना में आधिकारिक रूप से शामिल करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए फ्रांसीसी रक्षा मंत्री खुद भारत आ रही हैं। वे गुरुवार सुबह अंबाला पहुंच जाएंगी। गौरतलब है कि भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए समझौता किया है। फ्रांसीसी विमानन कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा उत्पादित इन विमानों को अभी औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल नहीं किया गया है। वहीं आगे खबर है, हफ्ते में 3 दिन छुट्टी देने वाली पहली कंपनी बनी गूगल, कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। दिल्ली दुनिया की मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल अपने काम करने के तौर तरीकों के चलते कर्मचारियों के बीच काफी लोकप्रिय है। अब कंपनी ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है।
गूगल ने अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन का वीकली ऑफ देने की घोषणा की है। कंपनी के दुनिया भर में कार्यरत सभी कर्मचारियों को शुक्रवार से लेकर के रविवार तक अवकाश मिलेगा। उन्हें सिर्फ सोमवार से गुरुवार तक काम करना होगा। कंपनी ने यह फैसला वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से लिया है। कंपनी के इस कदम से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है, वहीं उन पर काम के कम घंटों में क्वालिटी आउटपुट देने का भी दबाव रहेगा। कंपनी ने इस फैसले को लेकर कर्मचारियों को एक आंतरिक संदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बदले हुए माहौल और वक्त को देखते हुए कंपनी ने ये फैसला लिया है। अब कंपनी कर्मचारियों से सप्ताह में 4 दिन काम लेगी। कंपनी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि तकनीकी से जुड़े कर्मचारी शुक्रवार को ऑफ नहीं ले पाएंगे। गूगल के इस इनिशिएटिव के बाद अन्य टेक कंपनियों के कर्मचारियों ने भी अपनी कंपनियों में इसी तरह के कदम उठाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लंबी दूरी की बसें शुरू, संभाग स्तरीय रूटों पर नियमित सेवा का इंतजार। लगातार कई महीने लॉकडाउन में बसों का संचालन बंद था और अनलॉक होने पर भी बसों का संचालन शुरू नहीं हुआ। काफी जद्दोजहद के बाद लंबी दूरी की बसें जरूर शुरू हो गई हैं, पर संभाग स्तरीय रूटों में नियमित बस सेवा शुरू होने का अब भी इंतजार है। हर रोज लगभग 30 से अधिक बसें अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पर पहुंच रही हैं। यात्री कम है, पर बस स्टैंड में चहल पहल शुरू हो चुकी है। ऐसे में कोरोना संक्रमण शुरू होने के साथ लॉकडाउन के दौरान थोक सब्जी मंडी अंतर्राज्यीय प्रतीक्षा बस स्टैंड में शिफ्ट कर दी गई थी। काफी दिनों से यहां सब्जी मंडी का संचालन हो रहा है, जहां सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसी स्थिति में अब अंतर्राज्यीय और प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए शुरू हुई बस सेवा से नई परेशानी खड़ी हो गई है। सुबह यहां अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो जाती है। यहां से सब्जी मंडी अन्यत्र हटाने की मांग उठने लगी है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय छत्तीसगढ़।